नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम अपने इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो सागर की सुखद हवाओं के बीच में अवस्थित और नाचती बलखाती जो सागरी लहरें हैं उनके क्षेत्र में अवस्थित एक चट्टानी प्लेस है जो आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे और इस प्लेस से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए कुछ खास कोर्सों पर समर सेल लेके आया है, जिसके अंतर्गत आपको 50 to 75% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये डिस्काउंट जिन कोर्सों पर आपको मिलने वाला है उनमें सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज इसमें शामिल है। और ये जो वैलिड ऑफर है ये 1 से लेकर 5 जून के बीच में ये आपको मिल सकता है और इसके लिए आप संस्कृति के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से जो कोर्सेज शामिल हैं उसमें यूपीएससी के बहुत सारे कोर्स हैं और स्टेट पीसीएस के जो कोर्स हैं वो शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा में बात करते हैं कि आखिर जिस प्लेस की हम चर्चा करने वाले हैं वो आजकल न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लेस पर हाल ही में विजिट किए हैं, यहाँ की यात्रा पर थे। और बात करें तो यहाँ पर पिछले 1 जून को जो भारतीय प्रधानमंत्री थे ये यहाँ पर ध्यान करने के लिए गए थे और यहीं पर इन्होंने लगभग 45 घंटे से अधिक अपना ध्यान पूरा किया। और इस कारण से क्या है कि ये जो प्लेस है ये चर्चा में बना हुआ है। बात करें कि आखिर वो प्लेस कौन सा है, तो प्लेस है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। और अगर हम बात करें कि जो भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हुए थे ध्यान करने के लिए, जिस कारण से इस प्लेस की चर्चा हो रही है, तो पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री की ये यात्रा थी वो आध्यात्मिक यात्रा थी। और इस यात्रा के द्वारा जो भारतीय प्रधानमंत्री है इन्होंने राष्ट्रीय एकता का संदेश देशवासियों को दिया है। तो ये तो हो गई बात कि आखिर ये जो प्लेस है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्यों चर्चा में है, तो हमने बात कर ली कि इसके चर्चा में होने के पीछे आखिर कारण क्या है। बात कर लेते हैं संक्षिप्त में कि जो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है इसके बारे में। तो देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर और सुखद और बड़े ही अच्छे लोकेशन पर ये प्लेस आपको देखने को मिल रहा होगा। चित्र से ही अनुभूति होती होगी बड़ी ही सुखद, बड़ा ही कह सकते हैं कि लुभावना, शांत और स्मरणीय। और यही कारण है कि देश भर के बहुत सारे जो कह सकते हैं कि आगंतुक हैं वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं। और ये चूँकि संबंधित है स्वामी विवेकानंद से तो उनको स्मरण करने के लिए यहाँ पर देश के बहुत सारे नागरिक प्रत्येक वर्ष पहुँचते हैं। अब बात कर ले कि आखिर ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये है कहाँ, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैप की अगर बात करें तो ये क्या है कि ये भारत का जो दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु के और थोड़ा सा दक्षिण जाएंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु का जो यहाँ पर एक स्थान है बाबूथुराई, उससे लगभग 500 मीटर। और अगर हम सागरी क्षेत्र में जाएं तो यहीं पर क्या है कि मुख्य भूमि से यानी जो यहाँ पर तमिलनाडु का जो मेन लैंड है जिसको हमने बताया कि जो बाबूथुराई है यानी मेन लैंड से लगभग 500 मीटर अंदर जल में जाएंगे तो यहाँ पर 2 चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक चट्टान पर ये आपको विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है आप देख रहे हैं कि ये पूरे जलीय क्षेत्र में है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर आएंगे तो जो लक्षद्वीप सागर है उसके द्वारा ये पूरा हुआ घिरा है।
और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर विवेकानंद को कह सकते हैं कि एक तरह से अध्यात्म या यहाँ पर ध्यान उन्होंने लगाया था, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी के संदर्भ में क्या है कि इसकी चर्चा होती है। अब हम बात करें कि विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसके पीछे भी कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ बहुत सारे कह सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड है। उनको न जानते हुए संक्षिप्त रूप में बात करें तो वर्ष 1970 में इसे बनाया गया था। और मूल रूप से ये क्यों बनाया गया था, तो जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, उनको सम्मान देने के दृष्टिकोण से इसको क्या है कि स्थापित किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इसी स्थान पे स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस कारण से क्या है कि ये एक स्मरणीय स्थल है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, विवेकानंद को स्मरित किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित अगर हम दूसरी बातों की चर्चा करें तो यहाँ पर आएंगे तो एक आदमकद प्रतिमा भी विवेकानंद की है। यहाँ पर आएंगे तो 2-3 कह सकते हैं कि ध्यान मंडपम है, और उसमें मूल रूप से 2 है। पहला जो मंडप है वो है विवेकानंद मंडप, और दूसरा है ध्यान मंडप, जहाँ पर अभी हाल ही में भारतीय जो प्रधानमंत्री थे वो गए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था, जिसके कारण से इस मंडप की चर्चा हुई। तो क्या है कि इस क्षेत्र में आएंगे तो 2 मंडप देखने को मिलते हैं, पहला विवेकानंद मंडप और दूसरा क्या है कि ध्यान मंडप। अगर हम बात करें जो ध्यान मंडप कक्ष है, माना जाता है कि यहाँ जो विवेकानंद हैं, इनको क्या है कि भारत माता के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। और यही नहीं, कुछ पौराणिक कथाओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो देवी कन्याकुमारी हैं, जिनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है, ये कहा जाता है कि जो कन्याकुमारी देवी हैं, जिनको पार्वती का रूप भी माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है, इन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की थी। और इस कारण से क्या है कि इसका बड़ा ही कह सकते हैं कि महत्व है, लोगों की बड़ी आस्था है। और यही नहीं, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो मंडप है उसके अगर डिजाइन की बात करें तो पूरे भारत में बहुत सारे जो मंदिरों की वास्तुकलाएं हैं, उनका कह सकते हैं कि यहाँ पर इस मंडप में छाप देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ जो मंडप बना है उसका जो डिजाइन है, उसमें पूरे भारत से जो मंदिर की वास्तुकलाएं हैं, उन विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हुए इस मंडप का जो डिजाइन है वो तय किया गया है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये खास है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो बात करें तो भारत का एक तो ये सबसे दक्षिणी कह सकते हैं छोर है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर इधर से और इधर से जो पूर्वी कह सकते हैं कि जो तट रेखा है, इधर से पश्चिमी जो तट रेखा है, दोनों आकर एक दूसरे से मिल जाती है। यही नहीं, यहाँ पर 3 बड़े जो जलीय क्षेत्र हैं, इंडियन ओशियन है, दूसरा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, जो अरब सागर है, तीनों क्या है कि आकर एक दूसरे से मिलते हैं। यानी इन 3 बड़े जो जलीय क्षेत्र हैं उनका ये क्या है, ये मिलन स्थल है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात करें कि कौन से लोकेशंस हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान देने चाहिए, इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर नदियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है वो है कावेरी। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है कि ये कावेरी नदी प्रवाहित होते हुए आ रही है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में क्या है कि ये गिरती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे आप देखेंगे तो हेमावती है, अगर इधर से आएंगे तो ये बाएं तरफ से आएगी, बाएं तरफ से हेमावती आ रही है, हेमावती के बाद सिमसा आकर मिल रही है, सिमसा के और आगे बढ़ेंगे तो अर्कावती ये आपको देखने को मिलेगी, और यहीं दाएं तरफ से अगर देखेंगे तो काबिनी आपको देखने को मिलेगी, फिर भवानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये देखिए नोयल आकर आपसे मिल रही है, नोयल के आगे आएंगे तो यहीं पर क्या है कि अमरावती से आकर मिल रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहीं पर अगर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय नदियाँ हैं, वो आकर यहाँ पर उनका निकास होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बेल्लोर है, फिर आएंगे तो पंबार है, फिर क्या है कि बैगई है, यहाँ पर गुंडार है,
वैपई है, तो ये बहुत सारे यहाँ पर नदियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आएंगे तो यहीं पर पाक बे आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको आप देख सकते हैं और यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहीं पर आए तो आपको देखने को मिलेगा कि दोद्दा बेटा है, फिर आएंगे तो नीचे क्या है कि अनईमुदी चोटी आपको देखने को मिलेगी, और इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 हिल्स है, पालनी हिल्स है, अल्नामलाई हिल्स है और कार्डमम हिल्स है। तो इनकी जो पोजीशन है कि उत्तर से दक्षिण, वो आपसे पूछ सकता है। और इस क्षेत्र में आए अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दोद्दा बेटा है जिसकी ऊंचाई आप देखिए 2637 मीटर है, ये क्या है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अनईमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 है, जो कि दोद्दा बेटा से ऊंची है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल आप देखेंगे तो ये क्या है कि ये दोनों राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, लेकिन यहाँ पर जो दोद्दा बेटा है ये पूरी तरह से क्या है कि इस राज्य में अवस्थित है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस है। यहीं पर आप देख सकते हैं इधर से पूर्वी घाट आकर मिल रहा है, इधर से पश्चिमी घाट आकर मिल रहा है। तो ये सारे लोकेशंस हैं जो आपको जानने चाहिए। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ की हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो तमिलनाडु में क्या है कि आपको देखने को मिलेगा अन्नामलाई नेशनल पार्क, और चूंकि ये क्या है कि ये टाइगर रिजर्व है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायो स्फीयर रिजर्व, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी क्या है कि जलीय क्षेत्र हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा क्षेत्र क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया संक्षिप्त रूप से। इसी पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोद्दा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर दिया जा रहा है, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आपको देखना है कि आखिर किस पर्वत का ये चोटी है, पीक है। दूसरा कह रहा है कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर अवस्थित है, जो चारों ओर से लक्षद्वीप सागर से क्या है ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट कि विवेकानंद वेदांत दर्शन के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है सभी 4। इसमें देखिए एक पॉइंट और हम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में आए तो विवेकानंद की चर्चा होती है, तो विवेकानंद की बात करें तो मूल रूप से विवेकानंद का क्या है कि 1863 से लेकर 1902 के बीच में इनका पूरा जीवन काल था। मूल रूप से क्या थे कि ये हिंदू भिक्षु थे, आध्यात्मिक नेता थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वेदांत दर्शन है उसके प्रवक्ता थे। और अगर हम बात करें तो इनकी जो सबसे बड़ी चर्चा होती है वो होती है 1893 में, जो यूएसए का जो शिकागो शहर है, यहाँ पर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, जहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे से विश्व स्तर पे जो हिंदू धर्म है उसको प्रस्तुत किया, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको विश्व से परिचित कराया। और यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी जो सोच थी वो मूल रूप से जो भारतीय आध्यात्मिकता है उसको जो पश्चिमी कह सकते हैं कि प्रगति थी उसके साथ जोड़ने से थी। यानी ये क्या है कि अध्यात्म को और जो वैज्ञानिक प्रगति है दोनों को जोड़कर देखना चाहते थे, और इसी कारण से इनकी जो सोच थी वो युवाओं के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से मार्गदर्शन का काम करती है। और यही नहीं, यहाँ अगर हम बात करें तो इनका जो दर्शन है जो मूल रूप से ये वेदांत को कह सकते हैं कि प्रस्तुत करते थे, ये क्या है कि जो वास्तविकता है उसकी जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करने में सक्षम थे। और इन्होंने इसके द्वारा जो वेद है
जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो इंड कहा जाता है, अंत है, यानी अंत का कह सकते हैं कि पूरा इन्होंने एक मिश्रण प्रस्तुत किया और इसके द्वारा विश्व में एक नया संदेश भी दिया। तो इस तरह से क्या है कि इससे जुड़ी हुई हमने बातें देख ली और ये देखा कि आखिर आजकल जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, और इससे जुड़ी हुई जो भी छोटी बड़ी लोकेशंस थी उनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।